तो कहानी की शुरुआत होती है एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जहाँ एक बच्चा चल रहा होता है। वो आगे पीछे अपने भैया को ढूंढ रहा होता है और उसको पागल बुला रहा होता है। वो कहता है, अगर आप मुझे तुम मिल भी गए ना, मैंने तुम्हें कभी माफ़ नहीं करना। उसी वक्त बच्चे को पीछे से एक आवाज़ आती है और वो पीछे देखता है, पर जैसे ही वो पीछे देखता है, अगली मोमेंट वो गायब हो जाता है वहाँ से। वहाँ सिर्फ उसकी की चेन पड़ी रह जाती है। तो जहाँ से ये बच्चा गायब हुआ है, वहाँ एक एंट्रेंस भी है। ये किसी केव या किसी टनल की एंट्रेंस होगी। आगे जाकर हमें पता चलेगा कि ये किस जगह की एंट्रेंस है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की को, जो अभी-अभी इस गाँव में आई है, वो व्लॉग कर रही होती है। ये लड़की एक ओकल्ट एक्सप्लोरेशन स्क्वाड की मेंबर है। ये एक ऐसा स्क्वाड है जो हॉन्टेड और क्रीपी प्लेसेस को विजिट करता है। और इस विलेज में एक क्रीपी प्लेस है जिसका नाम है माउंट शिराओ। इस माउंटेन को लोगों ने डेथ माउंटेन का नाम भी दे दिया गया है। यहाँ जो भी जाता है वो बंदा गायब हो जाता है और उसके बाद वो कभी मिलता नहीं है। उसी वक़्त दूसरी तरफ एक लड़का योसेमिन का व्लॉग देख रहा होता है और वो यकीन नहीं कर पाता कि योसेमिन एक्चुअली इस टाउन में आ गई है। तो बात ऐसी है, हाजिमे भी इस टाउन का ही बंदा है और वो अभी 5 साल बाद वापस आ रहा है इस टाउन में। और उसको यकीन नहीं होता कि कोई और भी इस टाउन में विज़िट कर रहा है, कोई बाहर का बंदा इस टाउन को विज़िट कर रहा है, क्योंकि वैसे इस टाउन में कोई टूरिस्ट वगैरह इतने आते-वाते कोई नहीं है। और एक और क्रीपी बात ये भी है, वो जिस बस में बैठकर आ रहा है ना इस टाउन में, उस बस में इसके अलावा कोई बंदा ही नहीं है। ये अकेले ही एक पैसेंजर है जो इस टाउन में आ रहा है। उसी वक़्त योसेमिन को टोन का एक बंदा मिलता है और वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें मैन ईटिंग केव के बारे में पता है? ये सवाल सुनने के बाद लड़का उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, तुम में बड़ी हिम्मत है जो तुम इस टाउन में आ गई हो बाहर से। पर अब आ गई हो तो कोई सवाल वगैरह ना पूछो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये ऐसे ही बोलता है लड़का, बिल्कुल सेम टू सेम। हाजिमे भी ये सारी व्लॉग में देख रहा होता है ये सारी बातें, और वो कहता है, हाँ, ये तो अभी तक भाई बदला ही नहीं है। 5 साल पहले भी ये बंदा ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। मतलब कि ये कोई हजामे हाजिमे का दोस्त है या कोई जानने वाला होगा, आगे हमें पता चलता जाएगा साथ-साथ जैसे-जैसे हम स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ देर बाद हजीमे फाइनली अपने घर तक पहुँच जाता है और भाई साहब उसके घर का अपना कुत्ता है उस पर भौंकने लग जाता है। वो इतना शॉक नहीं होता ये देखकर, क्योंकि भाई साहब 5 साल गुज़र चुके हैं, तो ऐसा तो होना ही था। हजीमे घर के अंदर जाता है और उसकी माँ उससे बोलती है कि तुम अपने कमरे में बैठ जाओ, मैं अभी योकाता से बात कर रही हूँ, मैं तुमसे आकर मिलती हूँ। हजीमे वैसे ही करता है, वो जाकर अपने कमरे में बैठ जाता है और आगे-पीछे देखता है। उसका कमरा बिल्कुल सेम टू सेम होता है जैसा उसने 5 साल पहले छोड़ा था। उसके टॉयज़ वगैरह भी वही पड़े हैं, उसकी चीज़ें भी वही पड़ी हैं और उसको कुछ टॉयज़ अपने बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि ये रोबोट मुठमैन। पता नहीं इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया मुठमैन। चलो भाई, जो कुछ भी है इंग्लिश में नेम है, उन्हें क्या पता, हिंदी वाले ये समझेंगे। तो उसके बाद यहाँ एक फिशमैन भी है, वो ये टॉयज़ देखकर बहुत खुश होता है, कहता है वो एरा बहुत ज़्यादा बढ़िया था। थोड़ी देर आगे पीछे देखने के बाद उसे एक पिक्चर भी नज़र आती है। इस पिक्चर में हजीमे उसी सेम लड़के के साथ खड़ा हुआ है जिसको हमने यूसुमिन के व्लॉग में पहले देखा था। इस लड़के का नाम है उम्मी। तो हजीमे इस फ़ोटो को देखकर सोचता है कि अब तो 5 साल गुज़र चुके हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उम्मी को अभी भी मैं याद होगा, वो मेरा अभी भी दोस्त मुझे समझता होगा। जैसे ही हजीमे ने ये सोचा होता है, उसे एक उम्मी की तरफ से ही मैसेज आता है। उम्मी उसे बताता है कि हम सारे पुराने फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, तो तुम भी आ जाना, इकट्ठे पिएँगे, मौज-मस्ती थोड़ी-थोड़ी करेंगे और पुरानी बातों के बारे में बातें करेंगे। हजीमे को ये देखकर बहुत से क्रीपी सा फ़ील होता है, क्योंकि उसने कभी किसी को बताया नहीं था कि वो इस टाउन में वापस आ रहा है, वो अपने घर वापस आ रहा है। पर तब भी इतनी जल्दी बात फैल गई कि वो अपने टाउन में वापस आ गया, अपने घर आ गए। भाई साहब, वो यही कहता है, बस स्मॉल टाउन है, जो छोटे गाँव है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और हॉन्टेड है उसके। अगले ही सीन में हम देखते हैं हजीमे और 4 लोगों के साथ बैठा हुआ होता है। तो एक लड़का जो इधर बैठा है उसका नाम है रिकू, और दूसरे जो पीले बाल वाला लड़का है उसका नाम है जैन। और जो जिस लड़की ने पोनीटेल की हुई है उस लड़की का नाम है अकाने, और ब्राउन वाले बाल वाले लड़के का नाम है फुबुटा। ये नाम याद कर लेना, मैंने अभी आपको बता दिए हैं। तो अकाने रिकू से पूछती है, भाई शादी की ज़िंदगी कैसे जा रही है? शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे जा रही है? वो अपनी टूटी-पटूटी वाइफ के साथ। रिकू से कहता है, इतनी जल्दी तो ये ना पूछिए, ऑर्डर में बातें कर, पहले मेरे बारे में पूछ, मेरी हेल्थ वगैरह पूछ, उसके बाद धीरे-धीरे शादी की तरफ जाना। तुमने अभी शादी की तरफ शुरू कर दिया। तो अकाने ये सुनने के बाद भी दोबारा यही पूछते हैं कि शादी की लाइफ कैसी जा रही है? वो कहते हैं फुबूटा को भी ये जानना है कि तुम्हारी शादी की लाइफ कैसे जा रही है। तो उसी वक़्त जैन भी ये सोच रहा था, यार चिकन ऑर्डर करूँ या मसाबी मायो ऑर्डर करूँ? तो ये सुनकर अकाने से कहते हैं, भाई साहब तू दोनों ऑर्डर कर ले, इतना सोच क्यों रहा है? अजीब है, उनकी बातें सुनता रहता है पर कुछ बोलता नहीं है। वो सिर्फ स्माइल करता है और सोचता है, भाई 5 साल पहले भी ऐसे ही था, हम सारे इकट्ठे ऐसे ही होते थे, ऐसे ही बातें जाते होते थे, पर मैं कभी इनकी कन्वर्सेशन में फिट नहीं हो पाया, मैं कभी कोई बातें बढ़ा नहीं पाया, कर नहीं पाया। वो ये सोचता है कि भाई ये मुझे लगता है इसीलिए मुझे बुलाते हैं क्योंकि मैं उम्मी का फ्रेंड था, क्योंकि इनकी बातों में कभी फिट तो हो नहीं पाया, तो और मुझे बुलाने का फ़ायदा ही क्या है? कोई ऐसा फ़ायदा तो है कोई नहीं। और दूसरी तरफ उम्मी भी अभी तक आया ही नहीं है, जिसने ये गैदरिंग अरेंज किया वो खुद तो अभी तक आया ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हो सकता है उसकी मोटरसाइकिल वाली दुकान है, कार फिक्शन वाली दुकान है, हो सकता है कोई उसे काम-शाम आ गया हो, तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। उसी वक़्त उम्मी भी वहाँ आ जाता है और वो आते साथ हजीमे को आग करता है। वो उसका मुँह यूँ दबाता है और उसे कहता है, भाई तू तो बड़ा हो गया, बाल भी बड़े हो गए। ये देखकर कान्हा और दूसरे लोग सोचते हैं, भाई साहब इन्हों की दोस्ती
5 साल पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी ही है। उम्मी तो हजीमे को अपने हाथों से खाना भी खिलाने लग जाता है, पता नहीं क्या ये रीज़न है, ये दोस्ती थोड़ी ज़्यादा क्लोज़ लग रही है। अब पता नहीं, अंदरूनी बातें हमें नहीं पता। तभी रिकू अपना मोबाइल निकालता है और सबको दिखाता है, भाई ये देखो यास्मीन के व्लॉग में उम्मी भी आया था। ये देखकर सारे बहुत खुश हैं, कहते हैं यार तू तो बहुत मशहूर हो गया होगा अब। ये और उम्मी कहता है भाई एक यूट्यूब की वीडियो ही तो थी, कितना ही मशहूर हो गया हो। पर जैन जो है वो उसको सारे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो कहते हैं यार मुझे क्यों नहीं पता चला यास्मीन इस टाउन में आई थी, मुझे भी पता चलना चाहिए था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कुछ, मैं उससे मिलना चाहता था। फिर वो पूछते हैं कि वो इस टाउन में आई क्यों थी, उसका रीज़न ही क्या थी छोटे सारे टाउन में आने का। उसके आंसर में रिकू मैग्नेटिक गैप के बारे में बताता है। वो कहता है कि बहुत सारे साल पहले कुछ समुराइज़ थे जो बहुत सारी वॉर्स वगैरह हार चुके थे। इसी वजह से उनके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो टाउन्स वगैरह को लूटना शुरू कर दिए थे। वो बहुत सारे टाउन लूटते गए, खजाना वगैरह, बंदों को मारते गए, ट्रेजर वगैरह उन्होंने बहुत ज़्यादा जमा कर लिया था। जैसे ही अथॉरिटीज़ को उन समुराइज़ के बारे में पता चला, उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और सारे समुराइज़ को मारकर उनके सारे जो शिसुई रिवर के पास रख दिए डिस्प्ले के लिए, सारे लोगों को दिखाने के लिए। पर बात ऐसी है कि उसके बाद भी उन समुराइज का खजाना और ट्रेजर वगैरह कभी भी किसी को मिला ही नहीं। फिर अचानक से एक दिन एक रूमर फैलना शुरू हो गई कि माउंट शिराओ पर उन समुराइज का खजाना अभी भी दफन है, कोई भी बंदा जाकर वो ले सकता है। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा लोग उस माउंट पर आए, वहाँ से खजाना लेने की कोशिश करते गए, पर जितने भी लोग उस केव के अंदर एंटर किए थे, वो कभी रिटर्न ही नहीं किए, वो कभी वापस लौटे ही नहीं थे। इसी वजह से उस केव का नाम पड़ गया मैन ईटिंग केव। और बस यासमीन भी उस केव को विजिट करने आई थी, उस माउंटेन को एक्सप्लोर करने आई थी। में एक कहावत भी बहुत ज़्यादा मशहूर है जो ऐसी है, स्टे अवे फ्रॉम शिराओ नेवर लिंगर टू क्लोज एंड इट विल स्वॉलो यू होल। ये एक पोइम है जो कान्हे और उसके दोस्त ये छोटे होते हुए ये हर वक्त गाते रहते थे। वो ये भी सोचते हैं कि एक बार वो उस केव के पास भी गए थे और वहाँ रिकू रोने लग गया था, फूट फूट कर रोने लग गया था। तभी अजीम पहली बार बात करता है, वो कहता है कि भाई साहब उस केव के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में बात ना करो। ये सुनते ही सारे लोग एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुकी है हजीमे ने ये बात क्यों की है। ऐसी बात है कि कुछ साल पहले उम्मी का जो छोटा भाई है वो उसी केव पर डिसअपीयर हो गया था, गायब हो गया था और उसके बाद वो कभी मिला ही नहीं है। ये देखकर उम्मी बहुत दुख होता है और उसे गले लगाता है, कहता है भाई यार तुम्हें अभी तक वो बात याद है। उसके बाद वो कुछ टाइम और बातें करते हैं और रात को उसके बाद वो कुछ टाइम और बातें करते हैं और रात को जाकर वो रेस्टोरेंट से निकलते हैं और अपने अपने घर जाने का सोच लेते हैं। पर जैसे ही वो रेस्टोरेंट से निकलते जाते हैं, उम्मी सजेस्ट करता है कि उन्हें दोबारा मैन ईटिंग केव को विजिट करना चाहिए, उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब वो गए थे वो तब छोटे थे, अब वो बड़े हो चुके हैं और इस बार वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे। सारे लोग उससे एग्री करते हैं और कहता है ठीक है चलेंगे कल। अगले दिन में हम देखते हैं उम्मी और हजीमे इकट्ठे घर जा रहे थे, क्योंकि हो सकता है उनका घर एक ही तरफ हो। हजीमे तभी ये कहता है कि भाई मैं केव में नहीं जा रहा, तुम लोग कल खुद चले जाना। पर उम्मी एग्री नहीं करता, वो उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है भाई तेरे बगैर तो मज़ा ही नहीं आना, तेरे बगैर जाने का फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए तुम ज़रूर आओगे। तब अगले दिन में हम देखते हैं अजीमे और उम्मी इकट्ठे घर जा रहे होते हैं। अजीमे एकदम से कहता है भाई साहब मैं कल कोई नहीं जा रहा केव में, तुम लोग खुद ही जाना। वो कहता है कि भाई बाकी सारे तो एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, पर मैं उनके साथ रहकर ऑकवर्ड फील करता हूँ, मेरी उनके साथ कोई इतनी बातचीत बनती नहीं है। पर उमें डिसएग्री करता है, कहता है भाई तेरे बगैर तो मज़ा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल तू आएगा ज़रूर आएगा। पर उम्मी फिर भी नहीं मानता। वो कहता है भाई मुझे लगता है कि मैं जब उनके साथ होता हूँ वो भी ऑकवर्ड फील करते हैं और मैं भी ऑकवर्ड फील करता हूँ। मगर उम्मी डिफरेंट सोचता है, वो कहता है कि भाई सारे लोग तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है कि तुमने 5 साल अकेले टोक्यो में गुजारे थे। फुबूटा भी तुमसे इम्प्रेस थी, उसने भी यही किया, वो अपनी ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कूल बंदा है। ये सुनते ही उमई ब्लश करता है और कहते हैं क्या सच्ची में उन्होंने ये कहना किया, सच्ची में फबूटा ने ये कहा था। उसका लाल चेहरा देखकर उम्मी उसे पूछता है भाई तू पी तो नहीं रखी, तेरा मुंह पूरा लाल चाल हो चुका है। हजीमे अकलाते हुए जवाब देता है नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई पी वी को नहीं। उसके बाद उम्मी हजीमे से कहता है भाई तू ऐसा वैसा ना सोच, सारे तेरे भी दोस्त है, सारे मेरे भी दोस्त है, कोई आकड़ वगैरह फीलिंग नहीं होगी, इसलिए तू भी कल जरूर आना। उसके बाद हम सुनते हैं एक बंदे की आवाज़, वो कहते हैं हाँ मुझे अब सारी बातें याद आ चुकी हैं कि कल क्या क्या हुआ था। उसकी आँखों के सामने सारा अंधेरा हुआ होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है। उसे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही होती है कि वो बिल्कुल मूव भी नहीं कर रहा होता। उसे लग रहा था कि उसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। उसे ये भी नहीं पता होता कि बाकी लोग किधर हैं, उसे कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं आ रही होती और वो सोचता है कि हम यहाँ फँसे कैसे, मैं यहाँ फँस कैसे गया हूँ। और जो बंदा ये सारा कुछ कह रहा था वो और कोई नहीं हजीमे है। किसी तरह केव कोलैप्स हो गई, केव पूरी तबाह हो गई और ये अंदर दफन हो गया, नीचे ये सारी मिट्टी वगैरह के नीचे दफन हो गया। वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है, वो कहता है भाई साहब मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, कोई मेरी मदद करो। तभी उम्मी वहाँ आ जाता है और अजीमे के मुंह के आगे हाथ रख लेता है। वो उसे कहता है भाई बिल्कुल कोई आवाज़ ना कर, क्योंकि अभी यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बाहर ज़रूर निकाल लूँगा।
हजीमे को कुछ समझ नहीं आ रही होती, वो सोच रहे हैं खतरा खतरा यहाँ कैसे है, यहाँ कौन है हमारे अलावा। जगह पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए हजीमे को कोई चीज नजर नहीं आ रही होती, पर तभी उसे एक चेहरा नजर आता है। वो चेहरा होता है यासमीन का, वही ब्लॉगर जिसको हमने शुरू में देखा था। जैसे जैसे यासमीन पास आती जाती है, हमें पता चलता है कि उमी क्यों कह रहा था कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है और हजीमे को बिल्कुल चुप रहना चाहिए। हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को, जिसने यासमीन का जो फेस है, जो यासमीन का हेड है, वो अपने गले पर लटकाया हुआ होता है एक ट्रॉफी के जैसे। उस मॉन्स्टर के पास एक की चेन बंधी हुई होती है, ये की चेन वही है जो हमने शुरू में देखी थी, जो उस शुरू में लड़के ने फेंकी थी। वो ज्यादा इसे वो लड़का वही था, उमी का भाई छोटा। और इसी के साथ हमारा पहला पार्ट एंड होता है। भाई मुझे पता है ये वॉइस ओवर मेरा इतना अच्छा नहीं था, शोर शराबा भी होगा पीछे थोड़ा, पर ये मेरी मेरे ख्याल से तीसरी वीडियो है, इसलिए थोड़ा अभी प्रैक्टिस ही हो रही है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव करता जाएगा। और अगला पार्ट अगर आपने इस स्टोरी का देखना है तो साइड कर ले, उस स्टोरी का नाम है द केव मैन।